यह एक डिस्टोपियन फ्यूचर है जहां गरीब लोग जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि अमीर लोग एक इनक्लोज्ड सिटी सिटाडेल में सेफ और आइसोलेटेड हैं। पृथ्वी अब एक इकोलॉजिकल क्राइसिस के कगार पर है, जो एक फेल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ। यह जंगल में फैल गया और इसने लगभग सभी एडिबल प्लांट्स और लिविंग क्रीचर्स को नष्ट कर दिया, सिर्फ इंसानों को छोड़कर। एक यंग लड़की जो अपने पैरालाइज्ड पिता के साथ रहती है, हार मानने को तैयार नहीं है और सरवाइव करने का कोई तरीका ढूंढ रही है। फिल्म की शुरुआत होती है 13 साल की वेस्पर के साथ, जो अपने ड्रोन के साथ खाना खोजने के लिए स्ट्रगल कर रही है। इस दुनिया में लिविंग एनिमल्स लगभग एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बस वर्म्स और इवॉल्व्ड प्लांट्स बचे हैं जो किसी एलियन स्पीसीज जैसे लगते हैं। घर पर वेस्पर खाना बनाती है और अपने बेडरिडन पिता डेरियस को खिलाती है। डेरियस पैरालाइज्ड है और बस मेकशिफ्ट मशीन्स की हेल्प से जिंदा है। पता चलता है कि वेस्पर का ड्रोन उसके पिता कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि वो उनका एक ऑल्टरनेटिव बॉडी हो ताकि वो अपनी बेटी के साथ रह सके। अपने पिता को खिलाने के बाद वेस्पर एक पुरानी लैब में जाती है जहां वो उस कैटरपिलर को चेक करने वाली है जो उसने पहले जंगल में ढूंढा था। वापस आते वक्त वेस्पर और ड्रोन देखते हैं कि उनके घर का दरवाजा खुला हुआ है। वो सावधानी से अंदर जाते हैं और देखते हैं कि घर पूरी तरह से तहस नहस पड़ा है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वो देखती है कि जनरेटर जो उसके पिता की लाइफ सपोर्ट मशीन को पावर दे रहा था, टूट चुका है। अब डैरियस मुश्किल से जिंदा है। वेस्पर अपने अंकल जोनस के पास मदद मांगने जाती है, जो एक कॉम्पाउंड चलाता है। वहां वो देखती है कि लोग एक जेनेटिकली क्रिएटेड ह्यूमन जुग को घेर कर खड़े हैं। वो जुग एक गिरी हुई स्कैफोल्डिंग के नीचे दबा हुआ है और उसकी टांग बुरी तरह से घायल है। जोनस ऑर्डर देता है कि उसे मार दिया जाए। इसके बाद वेस्पर अपने अंकल से मदद मांगती है, लेकिन जोनस साफ कह देता है कि यहाँ कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। वेस्पर पहले से ही इसके लिए रेडी थी, इसलिए वो अपना खून डोनेट करती है और बदले में बैटरीज मांगती है। जोनस उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो कॉम्पाउंड में रह जाए, क्योंकि जंगल में अकेले सरवाइव करना डेंजरस है। लेकिन फिर उसकी रियल मंशा सामने आती है। वो चाहता है कि वेस्पर उसकी सपोर्टर बने। वेस्पर सीधा मना कर देती है और बोलती है कि वो उसकी स्लेव नहीं बनेगी। ब्लड डोनेट करने के बाद वेस्पर बैटरीज मांगती है, लेकिन जोनस कहता है कि उसे 2 दिन इंतजार करना होगा, क्योंकि पहले उसे ब्लड सिटाडेल में बेचना होगा। वेस्पर को पता है कि उसके पिता इतनी देर तक नहीं टिक पाएंगे, इसलिए वो अपना ब्लड वापस चुराने की कोशिश करती है, लेकिन जोनस उसे पकड़ लेता है और बाहर फेंक देता है। पर वेस्पर हार नहीं मानती। वो कॉम्पाउंड के बैक साइड से छुपकर वापस अंदर चली जाती है। एक छोटा बच्चा उसे देख लेता है, लेकिन वो उसे जाने देता है। अंदर वेस्पर को एक ग्रीन हाउस मिलता है जहां जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। वो जल्दी से वहां से कुछ सीड्स चुरा लेती है। घर लौटते वक्त वो देखती है कि एक सिटाडेल शिप क्रैश हो रही है। घर पर वो डैरियस को दिखाती है कि उसने जोनस के ग्रीन हाउस से कुछ सीड्स चुरा लिए हैं। डैरियस उसे वार्न करता है कि वो तुरंत ये सीड्स वापस रख दे, इससे पहले कि जोनस को पता चले। लेकिन अब वेस्पर ठान चुकी है। वो इन सीड्स को फर्टाइल बनाना चाहती है, भले ही ये नामुमकिन लगे। वो उनके सीक्रेट्स को अनलॉक करके सिटाडेल के अंदर एक नई दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहती है। लेकिन डैरियस उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वेस्पर जंगल में रहने के लिए बनी है। अपने पिता के साथ वो निराश होकर घर छोड़कर जंगल में चली जाती है। वहां वो एक औरत को देखती है जिसके जख्मों पर अजीबोगरीब पौधे जैसे कीड़े चिपके हुए हैं और खून चूस रहे हैं। वेस्पर उसकी मदद करती है और उसे घर ले जाकर उसकी चोटों का इलाज करती है। कुछ समय बाद वेस्पर अपने पिता से उस औरत के बारे में बात करती है। डैरियस उसे याद दिलाता है कि वो औरत उनकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन वेस्पर को लगता है कि अगर वो औरत उन्हें सिटाडेल तक ले जा सके तो वो उनकी मदद कर सकती है। उन्हें ये नहीं पता कि वो औरत जाग चुकी है और उनकी पूरी बात सुन रही है। जैसे ही वो सुनती है कि डैरियस उसे मरने के लिए छोड़ना चाहता है, वो एक चाकू उठाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक जमीन पर गिर जाती है। वेस्पर आवाज सुनकर जल्दी से वहां पहुंचती है। वो औरत उस आदमी को खोजने की कोशिश कर रही थी जो उसके साथ क्रैश के समय था, लेकिन वेस्पर उसे बताती है कि वो इतनी दूर तक नहीं जा पाएगी। वो औरत, जिसका नाम कमीलिया है, सिटाडेल की नागरिक है। वो बताती है कि जिस आदमी के साथ वो थी वो उसका पिता था। वो वेस्पर से मदद मांगती है, लेकिन डेरियस बीच में बोल पड़ता है कि वे उसके नौकर नहीं है। लेकिन वेस्पर फिर भी उसकी मदद करना चाहती है। कमीलिया वादा करती है कि अगर वेस्पर उसकी मदद करती है तो उसे इनाम मिलेगा। उसी रात वेस्पर उसे खाना देती है, लेकिन कमीलिया कीड़ों से बनी सूप खाने की आदी नहीं है। बातों बातों में पता चलता है कि डैरियस पहले सिटाडेल आर्मी में था, लेकिन जब वो घायल हो गया तो उन्हें सिर्फ एक ड्रोन देकर छोड़ दिया गया। कमीलिया कहती है कि सिटाडेल में लोग उनकी मदद कर सकते हैं। वो वेस्पर को भरोसा दिलाती है कि उसका पिता एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है और वो उसकी मदद जरूर करेगा। तभी डैरियस को अचानक झटके आने लगते हैं। वेस्पर को समझ नहीं आता कि क्या करे, लेकिन कैमिलिया बिना डरे उसके मुंह में अपना मुंह लगाकर कुछ करती है, जिससे डैरियस धीरे धीरे शांत हो जाता है। लेकिन कैमिलिया इसके बाद काफी थकी हुई लगती है। अगली सुबह वेस्पर और डैरियस इस बारे में बात करते हैं कि कैमिलिया ने रात को क्या किया। वेस्पर अपने पिता से पूछती है कि क्या सिटाडेल के सभी लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन डैरियस को इसका कोई अंदाजा नहीं। इस बीच कैमिलिया को वेस्पर की लैब के बारे में पता चलता है। वहीं वेस्पर और ड्रोन उस जगह पहुंचते हैं जहां कैमिलिया का पिता हो सकता है, लेकिन वहां उन्हें जोनस और उसके आदमी भी मिलते हैं। जोनस उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि वो उनके लिए खून का क्या करने वाले हैं। जोनास को शक होता है कि सिटाडेल के लोग बच्चों के खून का इस्तेमाल अपने बच्चों को स्पेशल बनाने के लिए कर रहे हैं। फिर बिना किसी दया के
जोनस बूढ़े आदमी की नाक और मुंह दबाकर उसकी हत्या कर देता है। वेस्पर जोनस को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। जोनस को शक होता है कि वेस्पर उस बूढ़े आदमी की इतनी मदद क्यों करना चाहती है। वो वेस्पर से सवाल करता है, लेकिन वेस्पर कोई जवाब नहीं देती। घर लौटते वक्त डैरियस अपनी बेटी से कहता है कि उन्हें जोनस का ट्रांसीवर चुराना होगा ताकि वे सिटाडेल को रिपोर्ट कर सकें कि यहाँ क्या हुआ है, इससे पहले कि वो कैमेलिया को उसके पिता के बारे में बताएं। शुक्र है कि कैमेलिया उन पर भरोसा कर लेती है। जब वेस्पर उसकी चोट चेक करती है तो हैरान रह जाती है कि वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। वेस्पर कैमेलिया को अपने ग्रीन हाउस में ले जाती है और कैमेलिया उसकी काबिलियत देखकर चौंक जाती है। कैमेलिया बताती है कि उसका पिता एलियस सिटाडेल में सिंथेटिक बायोलॉजी का हेड है। उसे वेस्पर की खोज को अपने पिता को दिखाने की खुशी होती है। उसे अभी तक ये नहीं पता कि उसका पिता अब जिंदा नहीं है। उधर डैरियस चुपचाप वेस्पर को कैमेलिया के हवाले कर देता है क्योंकि उसे पता है कि वो सिटाडेल तक जिंदा नहीं पहुंच पाएगा। उस रात कैमेलिया वेस्पर से उसकी माँ के बारे में पूछती है। वेस्पर बताती है कि उसकी माँ 1 साल पहले पिलग्रिम्स के साथ चली गई थी। पिलग्रिम्स एक घुमक्कड़ों का ग्रुप है जो हर जगह पुराना कचरा इकट्ठा करता है। टॉपिक बदलते हुए वेस्पर उसे जानवरों की एक किताब दिखाती है और दोनों इस बारे में बातें करने लगती हैं। वेस्पर कैमेलिया से पूछती है कि सिटाडेल उनके जैसे लोगों को अंदर क्यों नहीं आने देता। कैमेलिया समझाती है कि सिटाडेल हर चीज पर कंट्रोल रखना चाहता है, चाहे वो रिसोर्सेज हो या लेबर। यही वजह है कि उन्होंने जग्स को बनाया ताकि वे उनके गुलाम बनकर काम कर सकें। रात का बाकी समय दोनों वेस्पर की माँ के इंस्ट्रूमेंट पर म्यूजिक बजाते हुए बिताते हैं। अगली सुबह वेस्पर, डैरियस और ड्रोन चुपचाप जोनस के कंपाउंड में घुस जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जोनस उन्हें पकड़ लेता है और ड्रोन को अपने कब्जे में ले लेता है। वो कहता है कि वो उसका जायरोस्कोप ठीक कर रहा था। जोनस वेस्पर से चोरी किए गए सीड्स और सिटाडेल जहाज में छिपे किसी एक्स्ट्रा पैसेंजर के बारे में पूछता है, लेकिन वेस्पर झूठ बोल देती है। किसी तरह कंपाउंड से जल्दी निकलने के बाद वेस्पर ड्रोन को उड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ठीक से काम नहीं करता। इसी बीच जोनस अपने आदमियों को वेस्पर का पीछा करने का ऑर्डर देता है। जंगल में वेस्पर को उस बच्चे की लाश मिलती है जिसने उसकी चोरी में मदद की थी। डर के मारे वेस्पर तुरंत भागने लगती है, लेकिन जोनस के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। वो बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उस पर एक मार्क लगा देते हैं जो दिखाता है कि अब वो जोनस की ओनरशिप है। इसके बाद वो उसे छोड़ देते हैं और वेस्पर तेजी से घर लौटकर ड्रोन को ठीक करने में लग जाती है। कैमेलिया उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन वेस्पर ड्रोन को लेकर इतनी चिंतित होती है कि वो कुछ नहीं कहती। जब कैमेलिया उसे टोकती है, वेस्पर उसे बताती है कि उसके पिता अब जिंदा नहीं है। कैमेलिया अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और वेस्पर से उसे उसके पिता के पास ले जाने को कहती है, लेकिन जैसे ही वो इलियस की लाश देखती है वो पूरी तरह टूट जाती है। वेस्पर उसे संभालती है और तभी उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। कैमेलिया एक जग है। कैमेलिया खुलासा करती है कि उसे खुद इलियस ने बनाया था और इसी वजह से वो बाकी जग से अलग है। कैमेलिया और इलियस असल में सिटाडेल से भाग रहे थे, तभी उनका जहाज क्रैश हुआ था। सिटाडेल को यह पता चल गया था कि इलियस ने एक इंटेलिजेंट जग बना दी है, जो कि एक बड़ा अपराध था। अब वेस्पर को समझ आता है कि कैमेलिया कभी उन्हें सिटाडेल नहीं ले जा पाई। वो गुस्से में आ जाती है। घर पर वेस्पर गुस्से में कैमेलिया से कहती है कि वो यहाँ से चली जाए। वो फिर से ड्रोन को ठीक करने में लग जाती है। जब वो काम पूरा कर लेती है, डैरियस उसे बताता है कि अब उसे यहाँ से भागना होगा क्योंकि जोनस ने पहले ही उसे मार्क कर दिया है, लेकिन वेस्पर कहती है कि कैमेलिया असल में एक जुग है। फिर वेस्पर फैसला करती है कि वो कैमेलिया को जोनस के हवाले कर देगी ताकि वो उसके साथ नरमी बरते। डैरियस अपनी बेटी से कहता है कि उसे कैमेलिया के साथ इतनी सख्ती नहीं बरतनी चाहिए। इस बीच कैमेलिया खुद को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन वेस्पर उसे रोक लेती है। वो कैमेलिया को समझाती है कि उसे जीने के लिए अपनी पहचान बदलनी होगी। इसके बाद वेस्पर उसे अपनी लैब में ले जाती है। वेस्पर कैमेलिया को एक फूल दिखाती है जो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपना व्यवहार बदल सकता है। वो कहती है, अगर एक फूल अपने अस्तित्व को बदल सकता है तो तुम भी कर सकती हो, भले ही तुम एक जग हो। इसके बाद वेस्पर कैमेलिया से उसका एक सैंपल मांगती है ताकि वो उसे स्टडी कर सके। रात में वेस्पर को कैमेलिया के डीएनए में कुछ लॉक किया हुआ मिलता है। कैमेलिया उसे बताती है कि सिटाडेल में रहना उतना अच्छा नहीं है जितना वो सोचती है। वो जगह अकेलेपन और उदासी से भरी हुई है। कैमेलिया और इलियस के पास बस एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। वेस्पर अपनी स्टडी जारी रखती है और उसे पता चलता है कि कैमेलिया के डीएनए का इस्तेमाल सिटाडेल के सीड्स को अनलॉक करने के लिए किया जा सकता है। डैरियस कैमेलिया से कहता है कि वो वेस्पर को दूसरे सिटाडेल ले जाए, लेकिन वेस्पर अपने पिता को छोड़ना नहीं चाहती। वेस्पर और ड्रोन पुरानी लैब में जाते हैं, जबकि कैमेलिया घर पर रुककर डैरियस के शरीर का ख्याल रखती है। जोनास घर पहुंच जाता है और कैमेलिया को देख लेता है। वो डैरियस को मारने की धमकी देता है, लेकिन कैमेलिया उसे रोकने के लिए कहती है कि वो उसके साथ चलने के लिए तैयार है। जोनास को जल्द ही पता चल जाता है कि कैमेलिया एक जग है। वो उसे जबरदस्ती अपने नए मालिक के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करता है। तभी वेस्पर वहां पहुंचती है और जोनास पर हमला कर देती है। दोनों महिलाएं जोनास से लड़ती हैं और उसकी हथेली टेबल पर चाकू से चिपका देती है। जब स्थिति थोड़ी शांत होती है, वेस्पर जोनास से एक डील करती है कि वो उसे जरूरत का खाना सप्लाई करेगी, लेकिन जोनास पहले ही सिटाडेल से कांटेक्ट कर चुका था और उन्हें कैमेलिया के बारे में बता दिया था। उसी रात जब वेस्पर बीजों पर काम कर रही होती है, सिटाडेल के जहाज उसके घर पहुंचते हैं। वे एक अजीब तरह की स्लाइम छोड़ते हैं जो पूरे घर में फैल जाती है
और फिर इवेपोरेटेड हो जाती है। डैरियस का ड्रोन तुरंत वार्निंग देता है कि इस धुएं को सांस में न ले। कमीलिया कहती है कि वो खुद को आत्मसमर्पण कर देगी, लेकिन डैरियस को पता होता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। वो वेस्पर को यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है, लेकिन वेस्पर अब भी उसे छोड़ना नहीं चाहती। डैरियस वेस्पर को समझाने की कोशिश करता है कि वो सिटाडेल के सैनिकों को बेवकूफ बना देंगे, लेकिन गुपचुप तरीके से वो वेस्पर को कमीलिया के भरोसे छोड़ देता है। सिटाडेल के सैनिक जोनस के कंपाउंड पर पहुंचते हैं, जहां जोनस उनका वेलकम करता है, लेकिन वे बिना कुछ कहे उसे सिर में गोली मार देते हैं। वेस्पर के घर पहुंचकर वे डैरियस का शरीर ढूंढ निकालते हैं। तभी ड्रोन अचानक जनरेटर के सामने उड़ने लगता है। एक सैनिक उस पर गोली चला देता है, जिससे जनरेटर में जबरदस्त विस्फोट हो जाता है। इस विस्फोट में घर के अंदर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। वेस्पर पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन कमीलिया उसे रोक लेती है और उसे गले लगाकर सांत्वना देती है। जैसे ही सिटाडेल के सैनिक पास आते हैं, वेस्पर और कमीलिया बगीचे की ओर भागती है। वो छिपने की कोशिश करती है, लेकिन एक सैनिक उन्हें ढूंढ निकालता है। वेस्पर अपने आसपास की खतरनाक पौधों का इस्तेमाल कर उस सैनिक को मार देती है। भागते भागते अचानक कैमेलिया रुक जाती है। वो वेस्पर से कहती है कि वो उसे सिटाडेल में सुरक्षित जाने देने के लिए खुद को सैनिकों के हवाले कर देगी। वेस्पर गिड़गिड़ाती है कि वो उसके साथ रहे, लेकिन कैमेलिया उसे प्यार से चूमती है और वेस्पर बेहोश हो जाती है। कैमेलिया फिर सैनिकों का इंतजार करने के लिए बगीचे में रुक जाती है। अगले दिन वेस्पर बगीचे में जाती है और देखती है कि पूरा बगीचा जला दिया गया है। वो कुछ बीज लगाती है और तभी पास में एक आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो सिर्फ जोनस के कंपाउंड से आए कुछ बच्चे होते हैं। वेस्पर अपनी जर्नी जारी रखती है और वे बच्चे उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, सभी बच्चे एक साथ रहने का फैसला करते हैं। वे पिलग्रिम्स के छिपने की जगह पर पहुंचते हैं। वहां वेस्पर देखती है कि पिलग्रिम्स जो भी मेटल स्क्रैप और कबाड़ इकट्ठा कर रहे थे, उसका इस्तेमाल एक ऊंचा टावर बनाने के लिए किया जा रहा था। पिलग्रिम्स के बाकी बच्चे चुपचाप देखते हैं, जबकि वेस्पर उस टावर पर चढ़ जाती है। ऊपर से वेस्पर जंगल के पार स्थित दूसरे सिटाडेल को देखती है। फिल्म खत्म होती है जब वेस्पर हवा में उपजाऊ बीज उड़ा देती है और सूरज एक नई शुरुआत के संकेत के रूप में उगता है। थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।